साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 28 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IFSCA द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हेतु एक फ्रेमवर्क लागू करने के संदर्भ में। IFSCA, जिसका हिंदी में पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो यह जो टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के जो GS वाला पोर्शन है उसके प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की एक रूपरेखा पेश की गई है। तो प्रश्न उठता है कि यह रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है क्या, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह एक सुरक्षित हार्बर होता है जहां पर विभिन्न व्यवसाय शिथिल विनियामक मतलब रिलैक्स्ड रेगुलेटरी परिस्थितियों में अपने नवीन उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल या ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पे जो भी उत्पादक हैं अपने नए प्रोडक्ट का परीक्षण करने के लिए कि वह मार्केट में किस प्रकार से उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके लिए इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे जो रेगुलेशन होते हैं वो थोड़े से ढीले होते हैं। यहाँ आमतौर पर भाग लेने वाली कंपनियां सीमित संख्या में ग्राहकों के लिए एक नियंत्रित वातावरण में नए उत्पाद जारी करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड ग्राहकों के लिए, ये देखने के लिए कि ग्राहकों का उस प्रोडक्ट के प्रति रिस्पॉन्स क्या है। आगे देखते हैं। IFSCA द्वारा जारी नए फ्रेमवर्क के तहत जो बातें कही गई हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में है, इसमें स्थित IFSC के अंतर्गत कार्य करेगा। सैंडबॉक्स की इस रूपरेखा के तहत पूंजी बाजार में बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को सीमित समय सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के सीमित समूह के साथ एक गतिशील वातावरण में, मतलब जो क्रियाशील इन्वायरमेंट है उसमें नवीन फिनटेक समाधानों, इंग्लिश में कहें तो इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशंस के प्रयोग करने की कुछ सुविधाएं एवं छूट प्रदान की जाएंगी। फिनटेक क्या होता है? तो फिनटेक ये जो है ये फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी से मिला हुआ, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से मिला हुआ शब्द है तथा इन सुविधाओं को निवेशकों की सुरक्षा और उनके जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ और अधिक सशक्त किया जाएगा। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी के बारे में। तो यह जो है वर्ष 2020 में स्थापित एक वैधानिक निकाय अर्थात स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 2020 में हुई है। और यह आर्थिक मामलों के विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसके अधीन काम करता है। वैधानिक निकाय मतलब एक अधिनियम के माध्यम से संसद में अधिनियम पारित करके इसको बनाया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है उसी में स्थित है। अब इसकी जो भूमिकाएं और कार्य हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका मुख्य कार्य जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, या जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है उसमें स्थित वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित करना और विनियमित करना है तथा प्राधिकरण को, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण को देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में निष्पादित होने वाली वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संस्थानों के संबंध में RBI, SEBI, IRDA जो कि बीमा के क्षेत्र में ये अथॉरिटी होती है, और PFRDA जो कि पेंशन से संबंधित जो क्षेत्र होता है या सेक्टर होता है उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। इसकी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार इस प्राधिकरण को, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसको प्राप्त है। इसके अलावा यह जो IFCA है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसमें एक अध्यक्ष होता है। इसके अलावा RBI, SEBI,
RDAI, PFRDA द्वारा नामित सदस्य तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सदस्य और 2 अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य इसमें शामिल होंगे तथा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है तथा उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है अर्थात पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी होता है। आगे चलते हैं, अगला है MQ-9B सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स के बारे में। तो हाल ही में अमेरिका से लीज पर लिए गए 2 MQ-9B सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स, अनआर्म्ड मतलब इसमें हथियार नहीं है, हथियार रहित है ये, तो अनआर्म्ड ड्रोन को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। यह ड्रोन लगभग 40 घंटे से अधिक समय तक 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है और ऐसा माना जा रहा है कि इसे लद्दाख क्षेत्र में जो है स्थापित किया जाएगा या लद्दाख क्षेत्र में इससे निगरानी रखी जाएगी। इसमें 3,600 समुद्री निगरानी राडार और एक वैकल्पिक मल्टी मोड समुद्री सतह खोज राडार सम्मिलित है, ये इसकी क्षमता है। अब ये जो लीज पर लिया गया है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो हाल ही में जारी की गई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया या डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 में सैन्य प्लेटफॉर्मों को लीज पर देने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, उसी के तहत इसको अमेरिका से लीज पर लिया गया है। आगे देखते हैं संविधान दिवस के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया, जो संविधान है हमारा इसको अपनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि संविधान को पूर्णतः जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो चूंकि 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था तो इसको महत्ता देने के लिए इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय है ये वर्ष 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लिया गया था। आगे चलते हैं, अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के बारे में या शॉर्ट में से आस इंडेक्स कहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है AUS ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया और EX एक्सरसाइज। तो यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि फ्रांस जो है वो भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास ऑस इंडेक्स है इसमें सम्मिलित होने के लिए उत्सुक है, मतलब इसमें सम्मिलित होना चाहता है। तो याद रखिएगा यह जो ऑस इंडेक्स है यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य किया जाने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। आगे चलते हैं, अगला है मेगा फूड पार्क के बारे में। तो यह जो टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो कृषि वाला सेक्टर है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हाल ही में पंजाब में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है मेगा फूड पार्क जो योजना है उसके बारे में जानना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2008 में संपूर्ण देश में मेगा फूड पार्क योजना का आरंभ किया गया था। तो फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि मेगा फूड पार्क जो योजना है यह कब प्रारंभ हुई, तो वर्ष 2008 में हुई और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य जो है किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं अर्थात जो प्रोसेसर्स हैं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए तंत्र या सिस्टम उपलब्ध कराना है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इन मेगा फूड पार्कों के अंतर्गत मुख्यतः कृषि उत्पाद कीमतों में वृद्धि करने, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। तो यह इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसका वित्त पोषण कैसे होता है, तो कुल परियोजना लागत में केवल 50% योगदान के साथ न्यूनतम 50 एकड़ भूमि में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक का अधिकतम अनुदान जो है दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ ग्रांट या अनुदान दिया जाता है, ऋण नहीं। ऋण जो होता है वो चुकाना पड़ता है, अनुदान जो होता है वो चुकाना नहीं पड़ता, वापस नहीं करना पड़ता। और इसका कार्यान्वयन कैसे होता है,
तो मेगा फूड पार्क परियोजना का कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन उपाय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीबी द्वारा किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पंजीकृत कॉर्पोरेट निकाय होते हैं, ये जो एसपीबी होते हैं। तथा इसके अलावा राज्य सरकार की संस्थाओं एवं सहकारिता परिषदों को मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अलग से एसपीबी स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो केंद्र के द्वारा बनाया जाता है उसी से कार्य होता है। तथा योजना दिशा निर्देशों की शर्तों को पूरा करने के अधीन एसपीबी को निधियां जारी की जाती हैं, मतलब फंडिंग जारी की जाती है। आगे चलते हैं। अगला है आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, या इंग्लिश में कहें तो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ईएसएमए के बारे में। तो यह जो टॉपिक है यह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत, जिसका शीर्षक है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है, अर्थात कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में ईएसएमए एक्ट जो है इसकी अवधि में विस्तार कर दिया गया है और इसके तहत अगले 6 महीने तक सभी विभागों और निगमों में जो है वो हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा, मतलब इसका अवधि जो है 6 महीने तक और विस्तारित कर दी गई है। तो हम लोग एस्मा एक्ट के बारे में, एस्मा एक्ट आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम या इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा यह किस सन का है, तो 1968 का है। तो यह जो है भारत की संसद का एक अधिनियम, मतलब इसको भारत की संसद ने बनाया है, जिसका उद्देश्य क्या है, इस कानून को सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाली कुछ आवश्यक सेवाओं के प्रतिपादन को, मतलब आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो चलती रहें सुचारू रूप से, उसमें कोई बाधा ना आए। ये आवश्यक सेवाएं जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, इनमें सार्वजनिक परिवहन अर्थात जैसे कि बस सेवा, ट्रेन सेवा, ये स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि डॉक्टर, अस्पताल जैसी सेवाएं शामिल की गई हैं। तथा ईएसएमए इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत पुलिस को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई। यदि कहीं डॉक्टर हड़ताल करते हैं या बस के ड्राइवर हड़ताल करते हैं तो उन्हें इस अधिनियम के अधीन जो है गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए पुलिस को किसी वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसे कार्यान्वयन की बात करें तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ईएसएमए एक्ट 1968 जो है ये भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 33 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून है। मतलब यह जो आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम जिस विषय के अंतर्गत के तहत बनाया गया है वह विषय जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने का मतलब कि इस पर संसद और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत शक्तिशाली कानून है, किंतु इसका क्रियान्वयन जो है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। तथा भारत संघ में प्रत्येक राज्य में केंद्रीय कानून ये जो बनाया गया है इसके प्रावधानों में कुछ भिन्नता के साथ राज्य जो है आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम इन्होंने बनाए हुए हैं। मतलब प्रत्येक राज्य में इसको बनाया गया है और हर राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन कर लिए गए हैं और राज्यों के लिए यह स्वतंत्रता जो है कि उसमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं, इस केंद्रीय कानून में निहित है। आगे बात कर लेते हैं स्केल इंडिया ऐप के बारे में। यह स्केल इंडिया ऐप किससे संबंधित है, तो सीधे पूछा जा सकता है कि स्केल इंडिया ऐप किन निम्न में से किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। तो हाल ही में अपनी सभी सेवाओं में गुणवत्ता को एकीकृत करने के लिए एकल मंच प्रदान करने के प्रयास में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद, इंग्लिश में कहें तो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल LSSC द्वारा चमड़ा कर्मचारियों के लिए कौशल प्रमाणन आकलन, इंग्लिश में कहें तो स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट और लेदर एम्प्लॉय, इसी को शॉर्ट में स्केल कहा जाता है। मतलब स्केल का फुल फॉर्म क्या है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय इंडिया एंड्रॉयड ऐप के शुभारंभ की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो यह चमड़ा कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि करने से संबंधित यह ऐप है। तथा इसके अलावा याद रखिएगा यह जो चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद जिसके द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है, इसकी स्थापना सन 2012 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की गई थी।
आगे चलते हैं, अगला है पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, जो कि वर्तमान में गुपकर डिक्लेरेशन काफ़ी चर्चा में रहा है। तो गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यह है क्या? यह जो है विभिन्न राजनीतिक दलों का एक नया संगठन है जिसका लक्ष्य जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली हेतु संघर्ष करना। विशेष स्थिति मतलब जो धारा या अनुच्छेद 370 जो वहाँ पर लगा हुआ था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था, उसकी बहाली करना। इसके बैकग्राउंड को देखें तो अनुच्छेद 370 के निरसन मतलब 370 को समाप्त करने के पूर्व, चूँकि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, उससे एक दिन पूर्व 4 अगस्त 2019 को पहले गुपकर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद इस वर्ष अर्थात 22 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने के लिए गुपकर घोषणा 2 के रूप में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि गुपकर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 था उसकी पुनर्बहाली के लिए से संबंधित है। यह आगे बात कर लेते हैं ईट राइट मूवमेंट के बारे में। तो याद रखिएगा, यह जो मूवमेंट है कोई अभी नया का नहीं है, ये पुराना मूवमेंट है। इसे वर्ष 2018 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में हम लोग FSSAI कहते हैं, इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन या इस मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो है कि 3 वर्षों में 2018 में प्रारंभ किया गया था, तो 19, 20 और 21 तक, तो 3 वर्षों में नमक, चीनी और तेल की खपत में 30% की कटौती करना है। तो याद रखिएगा यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में क्या है कि अगले 3 वर्षों में 30% की कटौती करना है। किसमें? नमक, चीनी और तेल की खपत में। इसका उद्देश्य क्या है इसको खपत को कम करने का? तो इसका उद्देश्य नागरिकों को सही भोजन विकल्प उपलब्ध करा करके उनके स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। कुल मिलाकर के जो हेल्थ रिलेटेड समस्याएं हैं उनको डिजॉल्व करना है। आगे बात कर लेते हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल। तो महत्वपूर्ण है कि यह जो इनिशिएटिव है कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इस पहल को सरकार के युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये जो इनिशिएटिव है ये दिल्ली सरकार का है। यह राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक इनिशिएटिव है। आगे चलते हैं, ताइवान जलडमरू मध्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो ताइवान जलडमरू मध्य जो है ये 110 मील चौड़ा एक चैनल है जो कि चीन की मुख्य भूमि को ताइवान द्वीप से अलग करता है तथा इसे फार्मोसा स्टेट या ताईहाई या ताई सागर के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये आपका प्रशांत महासागर है, इसी का हिस्सा है। ये आपका यहाँ पे ताइवान है, ये चीन वाला पोर्शन है और इसके मध्य में ये जो जगह है 110 मील चौड़ा जो चैनल है, इसे ही ताइवान स्टेट कहा जाता है या फार्मोसा स्टेट या ताईहाई या ताईहाई कहा जाता है या इस पूरे क्षेत्र को ताई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान स्टेट जो है ये दक्षिणी चीन सागर इधर नीचे है का हिस्सा बनाता है और इसका उत्तरी भाग जो है वो पूर्वी चीन सागर ईस्ट चाइना सी से जुड़ा हुआ है तथा जलडमरू मध्य जो है ये जो ताइवान स्टेट है ये चीन के ये दक्षिण पूर्वी भाग की सीमा में अवस्थित है और चीन के फुजियाना प्रांत के पूर्वी भाग के साथ इसका विस्तार है। ठीक है, और प्रश्न उठता है कि चर्चा में क्यों था? तो चर्चा में इसलिए था कि ताइवान स्टेट, ये जो यहाँ पर ताइवान स्टेट में अमेरिकी उद्दीपोत की उपस्थिति से चीन जो है काफ़ी रुष्ट था या नाराज था तथा चीन जो है ताइवान द्वीप, ये जो पूरा द्वीप है और आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। ताइवान पर वो अपना अधिकार समझता है, तो इसलिए चूँकि उसका मानना था कि अमेरिका के उद्दीपोत उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किए हैं, इसलिए वह जो है नाराज था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो ताइवान से होकर के गुजरती है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि ताइवान स्टेट कहाँ पे है और इसे या सीधे पूछ सकता कि फार्मोसा स्टेट कहाँ है या ताईहाई सागर कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो
तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।